हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुड ओवरऑल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके 50 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन जो कि आपके आईआईटी जेईई मेंस के कंपाउंड एंगल के होंगे। एंड आई होप कि आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं और थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। इफ x cos theta equals to y cos theta plus 2 pi by 3 equals to z cos theta plus 4 pi by 3 तो आपसे जो वैल्यू पूछी है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 by x plus 1 upon y plus 1 upon z। ये केस आपके सामने है और ये आपको सोल्व करना है। देखिए, हमने ये केस या इसके जैसा एक जनरली केस हमने कराया है। कब? वो हमने पहले ही करा दिया है, 2 वीडियो पहले या 3 वीडियो पहले ऐसे केसेस पर हम आ चुके हैं। इससे पहले इसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं। आपको एनसीईआरटी में भी इसका बल्क में इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। जब ऐसा कोई केस आए जिसमें इक्वल्स टू आता है बीच में, तब हमने बोला था उन सभी टर्म को किसी एक कांस्टेंट के इक्वल रख लो। सबसे आसान तरीका क्या है? इन सभी को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल रख लो और वहां से वैल्यू निकालो, इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये सारी की सारी वैल्यू x cos थीटा, y cos थीटा plus 2 pi by 3 और z cos थीटा plus 4 pi by 3, इन सभी को आपने k के इक्वल मान लिया। किसके? k के इक्वल मान लिया। ठीक, तो यहां से जब आप x cos थीटा को k के इक्वल रखेंगे, तब x को इधर लेके जाते हैं, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? k by x। ठीक, जब आपने y cos थीटा plus 2 pi by 3 को k के इक्वल रखा, y cos थीटा plus 2 pi by 3 equals to k, then you will get k by y equals to cos theta plus 2 pi by 3। ठीक, जब आप तीसरी टर्म को भी k के इक्वल रखेंगे, z cos theta plus 4 pi by 3 को, तो आपके सामने आ जाएगा k upon z equals to cos theta plus 4 pi by 3। ठीक, अगर मैं k by x, k by y और k by z को जोड़ दूं, क्या वो इसकी जैसी टर्म नजर नहीं आ रही आपको? बिल्कुल सेम केस है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा k by x plus k by y plus k by z करो, सोल्व करो, आप बोलेंगे सर k तो है, k को तो बाद में देख लेंगे क्या आने वाली है k की वैल्यू। कम से कम हमारे पास एक k है और अंदर क्या बच रहा है? 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। ये सारी टर्म्स सेम ही है ना? और आप इन सब की वैल्यू जानते हैं, इन सब की वैल्यू क्या होती है ये आपने यहां से देखा है। इस टर्म को हमने कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश करी। ठीक, तो देखो k को बाहर रखते हैं, k अपॉन x की वैल्यू कितनी है? चलो cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 pi by 3 प्लस cos थीटा प्लस 4 pi by 3। ठीक, लेकिन इस k का होगा क्या? आपको ये k भी तो अलग करना है यहां से, क्योंकि k यहां पर है। अगर मैं cos थीटा को आप k by x लिख रहे हैं, देखेंगे बेटा, अगर आप cos थीटा को k by x लिख रहे हैं तो 1 by x को क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन k। 1 by x को क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन k। सिमिलरली आप 1 by y को क्या लिखोगे? cos थीटा प्लस 2 pi by 3 by k। और इसको क्या लिखोगे? 1 by z को cos थीटा प्लस 4 pi by 3 by k, यानी कि इसमें 1 upon k जो आएगा वो कांस्टेंट एक टर्म निकल करके आएगी। इसको हम बाद में सोल्व कर सकते हैं, पहले हम इंटरनल वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। इस केस को सोल्व करने के लिए हमने आपको सिखाया था cos थीटा प्लस cos 2 pi by 3 और cos थीटा प्लस 4 pi by 3। ये आपको एक बहुत ही इजी केसेस में सिखाया जा चुका है पहले। कब? जब आपको सिखाया गया हो, जैसे cos x है प्लस cos 2x है प्लस cos 3x है, तब ऐसे केसेस में हमने आपको बोला था कि जब आप ऐसे केसेस को देखें तो एक तो सबसे छोटे वाले केस को ले, सबसे बड़े वाले केस को ले।
उससे एडवांटेज ये आता है, जैसे cos x प्लस cos 3x आपने लिया cos c प्लस cos d वाले में, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 जब आएगा, जैसे कि cos 1x और cos 3x का जब आप सम करेंगे तो क्या आएगा आपका cos x प्लस 3x अपॉन 2, एक आएगा cos x माइनस 3x अपॉन 2। ये दो केस आपके खुलेंगे। तो 3x और 1x कितना आता है आपका 4x, 4x अपॉन 2 कितना आता है 2x के बराबर आ जाएगा। इससे ये एडवांटेज मिलता है। तो डायरेक्टली इस वैल्यू को सोल्व करने की जगह हमने इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को साथ में लिया, ताकि हमारी एक बीच वाली टर्म एक जैसी सिमिलर थी, एक जैसी आ जाए। तो cos x थीटा प्लस cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, इनको साथ में लेंगे, प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ये केस ठीक। cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये दो केस आपके चलते हैं ठीक। आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए थे जब ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी। तो cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d, आपके 4 केस हमने बताए थे, और उसमें cos c प्लस cos d वाला केस यहां पर लगा है ठीक। cos c प्लस cos d वाला केस ओपन करते हैं, 2 cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d, माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस 4 पाई बाई 3 अपॉन 2 इन प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। ये केस आपके सामने ओपन होकर के आया। इसी टर्म को मैं यहां पर अब सोल्व करूंगा 1 अपॉन के ब्रैकेट में। थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। ठीक से देखेंगे बेटा इस टर्म को, 2 cos 2 थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, 2 cos 2 थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3 बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 पाई बाई 3 बाई 2। इधर क्या आया माइनस 4 पाई बाई 3 और बाई 2 ठीक। यहां पर ये टर्म आई, प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। आगे बढ़े 1 बाई के, यहां से आपका 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर वाले में से। ठीक से देखेंगे बेटा, cos 2 कॉमन लिया आपने, थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 इंटू cos के अंदर माइनस थीटा कितना होता है देखो, 2 से 4 कट जाएगा, हालांकि 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा cos कितना आ रहा है माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 2 पाई बाई 3। और हम ये बात जानते हैं कि cos के अंदर जो माइनस थीटा होता है वो cos थीटा ही होता है। ये बात हम बहुत बार कह चुके हैं, इससे पहले भी काफी सेक्शंस में। cos के अंदर माइनस x जो होता है वो cos x होता है, क्या cos x प्लस का। cos के अंदर माइनस आने का मतलब, या sin के अंदर माइनस आने का मतलब होता है 360 माइनस थीटा। जैसे cos के अंदर माइनस थीटा लिखा है, इट मेक्स सेंस कि cos 360 डिग्री माइनस थीटा, और वो आपका cos थीटा ही होता है। तो cos माइनस थीटा मतलब cos थीटा, और वो हो गया आपका cos 2 पाई बाई 3 ठीक, प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। ये केस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, कॉमन आया है cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, उसे कॉमन निकाल लेते हैं। 1 बाई के cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 अब कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में। यहां पर बचा cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है ये मुझे बताएं आप। cos 2 पाई बाई 3 मतलब 2 इंटू 60 डिग्री, और cos 2 इंटू 60 डिग्री का मतलब cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री जो होता है cos 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 120 मतलब 90 से और 180 के बीच में। थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए, थोड़ा सा बस,
इमेजिन करिए cos 120 डिग्री कहां आएगा, cos 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में आएगा। देखेंगे एक बार और आसानी से आप चेक कर सकते हैं। देखो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री और 120 डिग्री यहां कहीं आ रहा होगा, ये वाला केस, ठीक। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। कैसा? सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा माइनस का होता है। तो cos 120 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? cos 180 माइनस 60, यानी कि माइनस का cos 60 और माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है एक्चुअली माइनस 1/2 आ रही है। कितनी? 1/2 माइनस 1/2, ठीक। ये वाली चीज तो कॉमन आ गई, +1। कुछ भूल तो नहीं रहे हम, देखो जरा 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 plus cos थीटा। यहां से सब कुछ हमने यहां पर शिफ्ट किया था और यहां पर शिफ्ट करते समय हमने एक थोड़ी सी गलती हो गई बेटा। यहां पर से जो 2 था ये 2 वहां लिखना भूल गए, उस 2 को वहीं पर लिख देते हैं और 2 को यहां पर लिख दिया है हमने। 2 को यहां पर लिखेंगे तो 2 की यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक। तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये वाला क्या बचा? -1 बचा। यहां पर क्या बचेगा? 1/k cos थीटा प्लस 2/3। ब्रैकेट में क्या बचा? यहां पर -1, यहां पर +1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये? 0। तो ये आपका शून्य, ये 0 आपका आंसर आ गया है। केस क्लियर हो गया है? देखेंगे सबसे पहले क्योंकि ये तीनों टर्म इक्वल रखी थी तो हमने 1/x 1/y 1/y की z की वैल्यू निकाली, उनको वैल्यू निकाल करके पुट करा, फिर cos c plus cos d लगाया और पहले वाले और तीसरे वाले टर्म में इसलिए लगाया क्योंकि सबसे छोटी टर्म और सबसे बड़ी टर्म का जब एवरेज निकालते हैं तो उसमें से एक टर्म जो मिडिल टर्म होती है वो मोस्टली या प्रोबेबली आ जाती है और वो टर्म हमारे सामने आई थी यहां पर cos 2π/3 थीटा प्लस 2π/3 करके, और फिर उसी टर्म को कॉमन करके या निकाल करके आपका सॉल्यूशन आया है। ठीक है बेटा, केस समझ में आया? आई होप कि ये केस काफी अच्छा केसेस में से है और ऐसे क्वेश्चंस बल्क में आते हैं, भर के हुए हैं। चलिए आगे बढ़े। केस नंबर 51 होता है, केस नंबर 52 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 52 ये है आपका, इफ साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू ए एंड साइन थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी, और दिया भी है कुछ, क्या दिया है? अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन 0 दिए हैं और दिया है थीटा π/2 से कम, थीटा π/2 से कम। ठीक है बेटा, अल्फा और बीटा दिए हैं ग्रेटर देन 0 और थीटा दिया है लेस देन π/2। ये केस आपके सामने दिया हुआ है। सवाल जो पूछा है आपसे, पूछा है कुछ इस प्रकार से, cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। cos 4ab cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। केस आपको क्लियर हो रहा है आई थिंक। चलिए देखेंगे, सवाल को अच्छे से देखिए आप। cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी है। साइन थीटा प्लस अल्फा दिया है, साइन थीटा प्लस बीटा दिया है, दो केस दिए हैं। तो कैसे करें? कुछ और तो दिया नहीं, करना भी है। अगर हम इस टर्म को अल्फा माइनस बीटा को
इन दोनों की टर्म में लाभ आए तो कुछ संभवतः केस बन सकता है, मुझे नजर तो आ रहा है। कैसे करेंगे, चलो देखो। कोस अल्फा माइनस बीटा जो होता है, कोस अल्फा माइनस बीटा जो होता है, इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एक अल्फा एक बीटा है, इन दोनों में भी एक अल्फा और एक बीटा है। और एक और अच्छी बात है कि दोनों में एक ही टर्म है थीटा और थीटा, दोनों में एक ही टर्म है थीटा और थीटा। लगाएंगे, चलो लगाते हैं। कोस, अगर मैं इसे लिख दूं थीटा प्लस अल्फा और इसी में से थीटा को घटा दो, क्या घटा दो, थीटा जोड़ दिया, यहां पर थीटा प्लस बीटा को लिख दो ऐसे। देखो क्या ये कोस अल्फा माइनस बीटा नहीं लिखा, ठीक से देखेंगे, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस बीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस बीटा जो लिखा है। तो मैंने इसी टर्म को अल्फा माइनस बीटा को कुछ इस प्रकार से लिख दिया, कोस थीटा प्लस अल्फा माइनस कोस थीटा प्लस बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने थीटा जोड़ा थीटा घटाया, ये रहा थीटा जोड़ा थीटा घटाया, तो टर्म आपकी सेम की सेम रह गई। तो आइडियली हम अल्फा माइनस बीटा को किसी और टर्म में भी जोड़कर और घटा करके सोल्व कर सकते हैं। ऐसा हम करते हैं हमेशा। कब करते हैं, जब हमें कोई टर्म निकालनी हो, वैल्यूएबल टर्म निकालनी हो, जैसे पाई जोड़ा पाई घटाया, कोई एक फिक्स टर्म जोड़ दी और एक फिक्स टर्म घटा दी, तब ये केस करते हैं हम। तो यहां पर कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला लग रहा है। कोस सी माइनस डी का केस क्या होता है, जल्दी बताओ। कोस ए माइनस बी वाला, कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, वो होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला आपका केस आ गया। वैल्यू लगाते हैं, कोस ए क्या है आपका, थीटा प्लस अल्फा, कोस थीटा प्लस अल्फा, कोस थीटा प्लस बीटा प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा डॉट साइन थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा प्लस बीटा, कोस थीटा प्लस अल्फा, कोस थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस बीटा। चार केस आपके सामने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां पर। चलिए देखेंगे, तो साइन थीटा प्लस अल्फा कितना आ रहा है आपका ए, साइन थीटा प्लस अल्फा आ रहा है आपका ए, ये वाली वैल्यू दे रखी है आपकी ए, ये वाली दोनों वैल्यू नहीं दी है। चलो तो इसे कैसे सोल्व करें, कोस थीटा प्लस अल्फा को कैसे निकालें। हम जनरली ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री या ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा प्लस अल्फा, जैसे आपका ए दिया तो आप a अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आसानी से। और आपने ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए कि ये वाला एंगल k है जिसकी वैल्यू थीटा प्लस अल्फा है, ठीक। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आ गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे निकालते हो। देखो साइन थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा प्लस अल्फा a अपॉन 1, हमने a अपॉन 1 लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर a हो गया, हाइपोटेनियस 1 हो गया, बेस आपने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। आप जिस जगह पर हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये सब चीजें आती हो। जैसे कि बेस निकालना है तो बेस के लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस a का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर आता है। तो बेस कितना आता है, स्क्वायर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से अगर आपको cos थीटा निकालना है तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि रूट 1 माइनस a स्क्वायर आपका आ गया, ठीक, cos थीटा प्लस अल्फा। सिमिलरली अगर आपको साइन थीटा प्लस बीटा की वैल्यू दी है b, साइन थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा प्लस बीटा की वैल्यू दी है b अपॉन 1, b अपॉन 1,
अगर आप चाहें तो sin थीटा प्लस बीटा से अगेन एक और ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहां से आपके पास cos थीटा प्लस बीटा भी आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट में 1 माइनस बी का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही है? पक्का? रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये केस आपके सामने बने और हम इन्हीं वैल्यूज को यहां पर पुट करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अब तक आपको केस क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने cos अल्फा माइनस बीटा का कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन निकाला है, एंड देन आफ्टर हमने cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, cos a cos b प्लस sin a sin b। देन आफ्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका इस्तेमाल करके cos थीटा प्लस अल्फा और sin थीटा प्लस अल्फा जो की वैल्यू दी हुई है उनकी वैल्यू निकाली है। क्लियर है? वैल्यू करते हैं। इसकी वैल्यू है 1 माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है a, इसकी वैल्यू है b। ये जो टर्म है ये cos थीटा प्लस अल्फा है, cos अल्फा माइनस बीटा। कौन सी? ये वैल्यू है cos अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। cos इसको हटा देते हैं हम यहां से, इसको, ये जो वैल्यू आई है ये आई है cos अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि cos 2 अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? cos 2 अल्फा माइनस बीटा, cos 2 अल्फा माइनस बीटा, एक्चुअली ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा है। कौन सा cos 2 थीटा? cos 2 थीटा का फॉर्मूले तीन होते हैं। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, और इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तीन केसेस आपके सामने आते हैं cos 2 थीटा के केस में। ठीक, क्योंकि यहां पर तो चलो cos अल्फा माइनस बीटा दिया है, लेकिन इस जगह पर क्योंकि cos 2 अल्फा माइनस बीटा दिया है तो cos 2 थीटा का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। चलिए cos 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos 2 थीटा की, 2 थीटा मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा की, और वो वैल्यू है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। तो 2 इंटू इस पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर, इस पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर माइनस 1। इस पूरी टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो बेटा, cos अल्फा माइनस बीटा तो आपको पता ही है ये है, तो इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, और ये किस फॉर्म में देखो जरा, a प्लस b की फॉर्म में, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहां पर। चलिए लगाते हैं, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर लगाओ जरा पहले, रूट a माइनस, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a। a कितना है? ये है 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और ab। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। ठीक है बेटा, हमने 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 में इसके स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और ये सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस 1। ठीक, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी बड़ी टर्म दिखाई दे रही है। थोड़ा सा नीचे बैठ करके कर लेते हैं। ठीक, 2 इंटू ब्रैकेट में 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ये वाली सारी टर्म जो आपके सामने लिखी हुई है 1 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस का 1। ठीक बेटा, ये कुछ ऐसी टर्म आपके सामने इसकी निकल करके आए। किसकी निकल करके आए? इस टर्म की।
cos 2 अल्फा माइनस बीटा। अब हम ये मान के चलेंगे कि हमने cos 2 अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया, cos अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया, उसे इस टर्म में रखते हैं और सोल्व करते हैं बहुत आराम से, जल्दी नहीं है कुछ भी। ठीक, चलिए तो cos 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रखते हैं 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करके रखते हैं 2 1 जा 2 माइनस 2b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर कितने हो गए 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ गए और 2 into 2 4 प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 प्लस का 4 स्क्वायर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर और ab। ठीक, माइनस 1 ये आया, ये तो इसकी वैल्यू आई। अब बात करते हैं इस वाली टर्म की 4ab cos अल्फा माइनस बीटा की, 4ab cos अल्फा माइनस बीटा। इसमें किस चीज की और कमी है 4ab की और मल्टीप्लाई की कमी है, तो 4ab की भी मल्टीप्लाई यहीं कर लें। जब मैं 4ab की cos अल्फा माइनस बीटा में मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन में तो कैसा दिखेगी ये टर्म, ये देख लेते हैं। तो 4ab की एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा ये 4ab स्क्वायर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट में 1 माइनस b स्क्वायर। ठीक बेटा, इस साइन पर चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि यहां साइन जो माइनस का है वो माइनस का है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा इस साइन की वजह से। ठीक, और इसी साइन की वजह से ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला कितना हो गया माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर। बस जिसने इतना कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया, ये मान लो। इस सवाल की डिफिकल्टी इसको सोल्व करने में नहीं है, आप इसे देख रहे हैं इसलिए आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है। रियलिटी इसकी जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो इसे आप इतनी रफ्तार में कर सकते हैं, हो सकता है ये 2 मिनट या 2.5 मिनट में सवाल हो जाए आपका। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसे सवालों को करना भी पड़ेगा। चलिए, इससे ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म 4a स्क्वायर b स्क्वायर से 4a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 और ये वाली टर्म बची 2 में से 1 गया 1 माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन आ गया 1 माइनस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये बचा हुआ जो है आपका वो आपका सॉल्यूशन आया है। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा इस केस में? इस केस में सीखा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एंगल दिया है तो उसे दूसरे में कैसे चेंज करना है, ये सीखा हमने। और फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूले का इस्तेमाल इतनी गजब जगह पर आपने ये सीखा कि cos 2 थीटा का इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड देन आफ्टर इतनी बड़ी टर्म का स्क्वायर करना भी आपने सीखा और उसका सॉल्यूशन में लगाना भी देखा। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये केस क्लियर हुआ हो। एक बार थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपको ये आसानी से होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इजी पीजी सा केस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। कोट B इक्वल्स टू 2 tan A माइनस B, 2 tan A माइनस B दिया है और पूछा है कि 2 tan B प्लस कोट B की वैल्यू निकालनी है और आंसर लाना है एंगल ए की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लाना है? एंगल ए की फॉर्म में आंसर आपको लाना है और एंगल जो आएगा वो tan थीटा है, वो थीटा की फॉर्म में आंसर लाना है। ठीक है, एक्चुअली इनों का कहना है कि हमें कोट थीटा या b वाली जो टर्म है कोट b या tan b इन सबसे मुक्ति चाहिए और इसकी जगह पर आप tan थीटा की या tan a की या कोट a की फॉर्म में आंसर लाके दिखाइए। कोट b को एलिमिनेट करना है, कुल मिला के हमारा टारगेट ये है। कोट b इक्वल्स टू 2 tan a माइनस b। यह सवाल
हालांकि केवल एक सिंपल से फॉर्मूले पर और थोड़ी सी मेहनत के ऊपर है। चलिए देखेंगे। कोट बी इक्वल्स टू 2 tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। ये केस आपके सामने आया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। कोट बी इंटू 1 प्लस tan a tan b इक्वल्स टू 2 tan a माइनस 2 tan b। ठीक, कोट बी की मल्टीप्लाई करते हैं। कोट बी प्लस कोट बी इंटू tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 2 tan a माइनस 2 tan b। ठीक, यहां से कोट बी और tan b में से एक आपका कम से कम कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। देखो जरा, कोट बी को हम अगर 1 अपॉन tan थीटा कर दें, जैसे कोट बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan b कह सकते हैं, और इस tan b से ये वाला कोट बी कट जाएगा। देखो जरा, कोट बी को हम 1 अपॉन tan b कह देंगे, जब 1 अपॉन tan b लिखोगे तो tan b से tan b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या रह जाएगा, tan b। तो हमारे पास केस आया कोट बी प्लस tan a इक्वल्स टू 2 tan a माइनस 2 tan b, माइनस 2 tan b। ठीक, हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 2 tan b प्लस कोट b की। tan b को इस 2 tan b को इधर ले जाए, इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये कितना आया 2 tan b प्लस कोट b। ये tan a को इधर ले जाते हैं तो कितना आया 2 tan a माइनस tan a। 2 tan a माइनस tan a कितना आ गया आपका tan a। 2 tan a माइनस tan a कितना आया आपका आंसर tan a। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, 2 tan b प्लस कोट b की वैल्यू आपको निकालनी थी। 2 tan b कोट b की वैल्यू कितनी आई आपकी tan a, और वही आपका सॉल्यूशन आया भी है। केस देखिए, हमने एक इजी सी मल्टीप्लाई करी और एक इजी पीजी सा केस आपके सामने रखा। ये इसलिए रखा क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन ने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया, इसी वजह से मुझे लगा कि थोड़ा इजी पीजी सा केस रखते हो, जल्दी से निपटाते हैं। ठीक, इस पक्षी राजा को देखना बंद करो और काम पे ध्यान लगाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। केस नंबर 53 हो चुका है आपका। केस नंबर 54, cos a माइनस b अपॉन cos a प्लस b प्लस cos c प्लस d अपॉन cos c माइनस d इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ये आपका केस दिया हुआ है cos a माइनस b अपॉन cos a प्लस b, cos c प्लस d अपॉन cos c माइनस d इक्वल्स टू 0 दिया है। और आपसे जो सवाल पूछा है वो कुछ इस प्रकार का है कि tan a tan b tan c और tan d इन सभी के प्रोडक्ट की वैल्यू आप हमें बताएं। tan a tan b tan c और tan d की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा परेशानी किस बच्चे को आती है बताएं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक स्ट्रक्चर में आपको एक रूल बताता हूं, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा सा। अगर आपको वाकई में सारे सवाल अपने आप करने हैं तो जितने भी फॉर्मूले हैं आपके, जैसे tan a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, sin a प्लस बी,
साइन ए प्लस बी प्लस सी, कोस ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी को आप अपने हाथों से ड्राइव कर लो बस। बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, एकदम एक नंबर की। जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपने कोस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी कितना आसान सा फॉर्मूला है, लेकिन कोई बच्चा उसे रट तो लेता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतने सारे सवाल तो लगाए जा रहा है, इस एक बार इस फॉर्मूले को तो ड्राइव करके देख ले कि ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया। और वो इतना करता नहीं है, और हर सवाल में सिर मारता है और बेसिक ठीक करता नहीं है। तो ये सभी का हाल है। तो किसी भी एक्सरसाइज को जब आप करने उतरे तो उस समय पर आप उसके फॉर्मूले को ड्राइव जरूर करें। आपको कुछ अलग जरूर महसूस हो जाएगा कि आपको ये जरूर लगेगा कि वो जो सवाल आप कर रहे हैं शायद वो फलीभूत हो रहे हैं, और वो होंगे भी। देखते हैं तो कैसे उसी चीज को हम यहां महसूस कराने के लिए कर रहे हैं। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला चलो लगाइए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है बेटा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी माइनस साइन सी साइन डी अपॉन कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला कोस सी कोस डी प्लस साइन सी साइन डी। ये वाला इक्वल्स टू पार्ट दिया है 0। हमने ऐसा क्यों कहा, इसलिए इसका एक कारण है। जब हम ऐसे केसेस को सोल्व करवाते हैं तो हमने जब ये फॉर्मूला ड्राइव कराया था tan a minus b का, आई थिंक तब आपको बताया होगा कि इस पूरी इक्वेशन में ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में cos थीटा की डिवाइड कर दो बस। cos a cos b का डिवाइड क्यों करते हैं, करके देखते हैं। देखो अगर मैं ऊपर वाली एक इक्वेशन में cos a cos b का डिवाइड करता हूं, cos a cos b प्लस sin a sin b, देखो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं cos a cos b से भाग दे दूं तो क्या होगा, तो इसके नीचे एक बार आएगा cos a cos b अपॉन cos a cos b प्लस sin a sin b अपॉन cos a cos b। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 1 प्लस sin a अपॉन cos a कितना आया tan a, और sin b अपॉन cos b कितना आया tan b। क्या आ गया 1 प्लस tan a tan b आ गया। देखो cos a cos b कट गया, 1 प्लस tan a tan b क्या है। तो ऊपर वाली जो टर्म है जब आप इसमें cos a cos b से भाग दोगे, यहां पर देखो छोटा छोटा सा लिखता हूं मैं, लाइन खींच दी, cos a cos b से भाग दे दिया, cos a cos b से, नीचे वाले में भी cos a cos b से भाग दे दो, ठीक। इसमें भी ऐसे ही कर दो, यहां पे लाइन खींचो, यहां पर cos c cos d से भाग दे दिया, यहां पर भी लाइन खींची, cos c cos d से भाग दे दिया। इससे फायदा क्या हो रहा है, आपकी सारी की सारी टर्म tan थीटा में कन्वर्ट हो गई। यहां पर कितना आया 1 प्लस tan a tan b, यहां पर कितना आया 1 माइनस tan a tan b। क्यों आया, क्योंकि बीच में साइन माइनस का था, प्लस यहां पर कितना आया 1 माइनस tan c tan d, यहां पर कितना आया 1 प्लस tan c tan d, 1 प्लस tan c tan d इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। आपको ये मुझसे पहले पता होता, लेकिन अगर आपने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया होता tan थीटा के केस में, लेकिन आपने tan थीटा का फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया तो cos थीटा से भाग क्यों करें, ये पता कैसे चलेगा। तो फॉर्मूला ड्राइव करना जरूरी है। चलिए बस यहां पर एलसीएम लेंगे, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो 0 में चली जाएगी, ये बात तो आपको पता है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 दिया है। तो एलसीएम लेते हैं, बस एक साधारण सी मल्टीप्लाई नीचे वाली टर्म की 1 माइनस tan a tan b, 1 प्लस tan c tan d, 1 प्लस tan c और tan d, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस tan a tan b की मल्टीप्लाई 1 प्लस tan c tan d में,
प्लस 1 माइनस टेन सी टेन डी की 1 माइनस टेन सी टेन डी की 1 माइनस 1 माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है आप जानते ही हैं, tan a और tan b की, ठीक, इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू 0 निकालते हैं तो सारी की सारी टर्म की इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, वो किस में चली जाती है, 0 में। किस में चला जाएगा वो सारा, 0 में। ऊपर वाले की सारे की मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो। देखो जरा मल्टीप्लाई करें तो जो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लेगा वो आई थिंक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। करेंगे मल्टीप्लाई, चलो 1 बन जा 1, ये दिखाई दे रहा है ना ये वाला पार्ट, हाँ दिखाई तो दे रहा है आई थिंक, हाँ है। tan c tan d, tan c डॉट tan d, tan a tan b की एक बार 1 में मल्टीप्लाई, tan a tan b, tan a tan b की अब एक बार यहां पर मल्टीप्लाई, tan a tan b प्लस tan c tan d, tan a tan b प्लस tan c tan d, डॉट है बेटा, मल्टीप्लाई है, इंटू tan c इंटू tan d, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जरा 1 इंटू 1 1, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan b माइनस tan c tan d माइनस tan c और tan d, ठीक, माइनस माइनस प्लस, एक बार tan c tan d की tan a tan b में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ गया, tan a tan b tan a tan b tan c tan d, tan c और tan d। देखो जरा tan a tan b से ये वाला tan a tan b कट गया, इस tan c tan b से ये वाला tan c tan d कट गया, ठीक है बेटा। बचा गया आपका एक बार ये 1, ये वाला 1, 1 प्लस 1 2, tan a tan b tan c tan d, tan a tan b tan c tan d प्लस 2 टाइम ऑफ tan a tan b tan c और tan d इक्वल्स टू कितना है, सारा का सारा 0, ठीक, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, सारा का सारा 0 आ गया। अब इस 2 को इधर ले जाओ, इस 2 को कहां ले जाओ, इधर, तो इधर जाएगा तो कितना आ गया, -2, ये वाला 2 इधर गया तो कितना आया, -2, और ये 2 कैसा था उस समय पर, मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया आपके पास, -1। तो आपके पास सॉल्यूशन जो आया वो कितना आया, tan a tan b tan c tan d की वैल्यू कितनी आ गई, अब वो आ गई -1। 2 प्लस 2 इंटू था इक्वल्स टू 0, 2 इधर आया तो -2 आ गया, -2 में 2 से भाग दिया तो कितना आया आपका आंसर, -1। केस आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो और आप इसे अच्छे से ऑब्जर्वेशन करिए, और यही आपको वैल्यू निकालनी थी tan a tan b tan c और tan d की। तो इसके लिए मैंने सबसे जरूरी या अच्छा फॉर्मूला जो आपको बताया है, आपके केस में आपको वो समझना चाहिए कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करने हैं आज की आज ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 होने वाला है। मुझे लग रहा है आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, 5 सवालों की, सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक ले लिए हमने। देखिए बेटा केस नंबर 55, ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक, such that 12 tan A minus 5 equals to 0 and 5 cot B plus 3 equals to 0, 5 cot B plus 3 equals to 0. ABCD is a cyclic quadrilateral or such that कि 12 tan A equals to 5, 5 cot B plus 3 equals to 0, ये दो केस दिए हैं। then पूछा है, then quadratic equation पूछी है, quadratic equation whose
roots are whose roots are cos C and tan D. tan D is wow, क्या सवाल है। मेरे हिसाब से बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है और इजी भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन में लिख देता हूं 16x plus 48 equals to 0, 39x square minus 16x minus 48 equals to 0, 39x square minus 14x कितना है ये, minus 88x minus 48 equals to 0, 39x square minus 88x plus 48 equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑप्शन भी हमने दे दिए हैं आपके सामने। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होना चाहिए, जो आपको पढ़ने को मिलता है आईसीएसई बोर्ड वालों को मिलता है क्लास 9th में, सीबीएसई वालों को मिलता है क्लास 9th में और 11th में मिलता है। आईसीएसई वालों को आई थिंक 10th में मिल जाता है, शायद 9th में मिल जाता है। तो ये केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं पहले ही, क्लास 9th में आता है एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मुख्य बात क्या है यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को समझना, वो क्या होती है मुझे याद दिलाओ जरा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर सर्कल लगा हो तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइकिल, साइकिल मतलब साइकिल जानते हो, साइकिल पहिया, ऐसा पहिया, इस पहिए की तरह मानो, तो एक पहिया बनाते हैं, ये बन गई साइकिल और साइकिल के अंदर डाल दिया है क्वाड्रिलेटरल। क्या डाल दिया है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल भी लिख दिए ए बी सी डी। क्या लिख दिए, ए बी सी डी एंगल लिख दिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या है कि उसके आमने सामने के, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हिंदी बिल्कुल प्योर हिंदी देखो, आमने सामने का मतलब एंगल ए और सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कि एंगल ए प्लस सी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कोट बी कितना दिया है आपका, वो दिया है देखो 12 tan a equals to 5, 12 tan a equals to 5। tan a कितना दिया है आपका, वो दिया है 5.12। ट्रायंगल तैयार करते हैं। मेरे हिसाब से आपको अब तक एंगल एबीसी के बारे में जानकारी मिल गई हो। ए बी सी एंगल कितना दिया है 5.12। tan थीटा होता क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है आपका 12 और हाइपोटेन्यूस आ गया 13। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। tan है आपका है 5.12, ठीक। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस आ गया 13। हाइपोटेन्यूस निकालना सिखाना है, कमेंट में करके बताओ, मैं बता रहा हूं कमेंट सेक्शन में। हाइपोटेन्यूस निकालना सिखाएं क्या, ये आता है बेटा, ये तो आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और ये आ गया 169। 169 का कितना होता है 13। 13 तेरियम 169, 13 हिंदी में बोलते हैं 13 या नहीं, 13 तेरियम 169, 13 तेरियम 169, क्या बात है। तो 13 या 169, तो ये 13 आ गया। तो हमको एक तो निकालना है सी और एंगल डी, ठीक। एंगल ए का रिलेशन किसके साथ है, एंगल ए का रिलेशन है सी के साथ। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से हम जानते हैं। तो tan a प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, a प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो आपका एंगल सी होगा वो कितना होगा 180 माइनस एंगल a। अगर हम दोनों तरफ tan थीटा ले लें, क्या ले लें tan थीटा, तो tan c इक्वल्स टू tan 180 माइनस a, tan थीटा 180 डिग्री माइनस a। tan थीटा कितना आ गया 180 माइनस a। चलिए, तो tan 180 माइनस थीटा होता क्या है, 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट, आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव
साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। यानी कि कोस थीटा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे क्या पता कैसा आने वाला है, छोड़ो वो अपने आप सोचो। tan थीटा कितना आया, tan आया है 5/12, चलो तो 5/12 tan 80 माइनस थीटा कितना होता है माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा के केस में माइनस tan कितना आया, माइनस का 5/12, माइनस का 5/12 ये tan c आया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको cos c निकालना हो, cos c, cos थीटा कितना आएगा यहां पर से, cos थीटा बताएंगे। cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है इसका 12 और हाइपोटेन्यूस है 13, तो बेस है 12 हाइपोटेन्यूस है 13, बेस है 12 हाइपोटेन्यूस 13, 12/13 cos थीटा आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। समस्या कहां है, क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट कोई सा है, अब ये भी बताया था, सेकंड था फर्स्ट था, पता नहीं कौन सा था, याद करो। -12/13 आपका cos c आ गया। चलो एक वैल्यू आ गई -12/13, क्लियर है। दूसरा केस देखते हैं, 5 cot b = 3, 5 cot b + 3 = 0, 5 cot b + 3 = 0। तो देखेंगे बेटा, 5 cot b + 3 = 0, तो 5 cot b कितना आ गया आपका -3, और cot b कितना आ गया आपका -3/5, और एंगल ABC फिर से बनाते हैं BAC, ये लो हमारा कुछ नहीं जा रहा ABC, और cot थीटा कितना है 3/5, cot थीटा होता क्या है, cot थीटा है cos थीटा है। एक सेकंड में देख लेना बेटा, सवाल लिखने में गलती तो नहीं होगी। cos थीटा बेटा ये, इसे cot थीटा नहीं cos थीटा कहते हैं, cos थीटा, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लिखने में गलती हो गई, कोई नहीं। तो cot b, cos b दिया है, cos b कितना आया 3/5, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आया, 5 का स्क्वायर 25 -9, और ये आया आपका स्क्वायर रूट में 16, और ये आपका आ गया 4, कितना आया 4। ठीक, यहां से आपको क्या निकालना है, एक्चुअली tan थीटा निकालना है, tan d, लेकिन यहां पर तो एंगल BC है, d तो कुछ नहीं है, d और a में रिलेशन है, b में रिलेशन है क्या, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल D कितना आया आपका 180 माइनस एंगल B, तो tan D कितना आ गया, tan D आ गया 180 माइनस B, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक, tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, हमें कौन सा निकालना था, एक्चुअली ये निकालना था। ठीक, tan D कितना आ गया, tan D आ गया आपका माइनस का tan D, ये क्लियर है बेटा। देखो B + D = 180 डिग्री, कारण क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। B को इधर ले गए, tan थीटा ले लिए दोनों तरफ, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, आपने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव होगा ही होगा। चलिए cos b कैसे दे रखा है -3/5, cos b कैसे दे रखा है -3/5, तो tan b कितना हो जाएगा बताओ जरा, tan b कितना आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan b कितना आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3, कैसा आएगा माइनस का, कैसा आएगा माइनस का, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव माइनस का 4/3 रखेंगे यहां पर, तो माइनस इंटू माइनस का 4/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, कैसा आ गया 4/3, वो भी प्लस का, tan d कैसा आ गया 4/3, tan d कैसा आ गया 4/3। एक्चुअली सवाल आपका हो गया सॉल्व, यहां तक जो हमने किया वो बड़ा ही बेहतरीन किया है, मतलब काम। यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, जो केस को डिफिकल्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा केस है, उससे आपको अंदाजा लग गया कि आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री, तो आपने दो रिलेशन निकाले, a + c = 180, b + d = 180, पहला केस। इसके बाद आपने इनका इस्तेमाल करके ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल की मदद से tan a निकाला, tan थीटा की मदद से आप कुछ और भी निकाल देते, tan c tan d cos c कुछ भी निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे ही आपने tan b भी निकाल लिया, और उसकी मदद से आपने tan d भी निकाल लिया, कोई एंगल
भी चाहते तो वो भी निकाल लेते, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। सवाल है क्या? सवाल पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स नहीं पूछे हैं। या तो वैसे तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, इन दोनों इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन होगा वो ये दोनों रूट्स होंगे, वो निकाल लोगे आप। धराचार्य फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला जानते हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को धराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। बस क्या बताएं, एनसीईआरटी की कमी है, धराचार्य नाम लिखना चाहिए। -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a फॉर्मूला लगाते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारा केस हो गया है। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है मान लीजिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आती है? x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? -12/13 माइनस का 12/13 प्लस बीटा कितना है? 4/3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस का 12/13 और बीटा कितना है? 4/3 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो x स्क्वायर माइनस नीचे वाला पहले तो चाहे तो हम एलसीएम लेंगे, कितना आया? 39, 13 43 आ रहा है सबका, 13 43 39x स्क्वायर माइनस इन दोनों का कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम लेंगे तो 13 में से 13 3 40 12 3 24 12 36 माइनस का प्लस का 13 चौका 52 x प्लस 13 3 40 में 47 गया, 12 चौक 48 माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने यहां सिर्फ एलसीएम लिया, कुछ और खास नहीं करा। कभी ये सोच रहे हो अगर अभी दिक्कत हो रही है मैं दोबारा कर दूंगा, है ना? तो 39x स्क्वायर माइनस का कितना आया? माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16x माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी जो आ रही है लगभग कुछ इसके जैसी दिखती हुई नजर आ रही है मुझे। 39x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। इस टर्म को आप एक बार और सोल्व करो और आपको ये वैल्यू दिखाई दे जाएगी। देखो, ठीक, ये हमने रूट से इक्वेशन बनाने वाला फॉर्मूला लगाया। रूट से इक्वेशन बनाने वाला फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, वो वाला केस हमने यहां लगा दिया और आपका सॉल्यूशन आपका आ गया। क्लियर है? आप इसे एक बार और सोल्व करें और आपका वेरिफिकेशन पूरा करें। ये वीडियो मेरे हिसाब से काफी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, जल्दी आएगी।